सर्पदंश यानी सांप के काटने से जख्म या घाव हो सकता है और कभी कभी जहर के कारण मृत्यु भी हो सकती है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल सर्पदंश से 81,000 से 1,38,000 लोगों की मौत हो जाती है और इसके अलावा सर्पदंश के कारण करीब 3.5 लाख लोग अपाहिज हो जाते हैं। सर्पदंश से मरने वाले लोगों में करीब आधे भारतीय होते हैं। यहाँ प्रति वर्ष करीब 60,000 लोगों की सर्पदंश के कारण मृत्यु हो जाती है और 60% मौतें अकेले जून से सितंबर महीनों में होती है। इनमें 97% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि 3% मौतें शहरी क्षेत्रों में होती हैं। मरने वालों में युवा किसान ज्यादा होते हैं और लगभग 1/4 बच्चे होते हैं। मौत का सबसे बड़ा कारण तुरंत प्राथमिक उपचार न मिल पाना होता है। WHO के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 10 लाख लोगों को सांप काटते हैं। सांपों के जहर को न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक में विभाजित किया जाता है। न्यूरोटॉक्सिक जहर हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को, जबकि हीमोटॉक्सिक रक्त और हृदय से जुड़े शरीर के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। कोबरा व करैत जैसे सांपों का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। सांप के विष के प्रभाव को रोकने के लिए उसके जहर से भी दवा बनाई जाती है। इस दवा को एंटी वेनम सीरम कहा जाता है। तो आइए सर्पदंश की स्थिति में सावधानी और इलाज के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए चलते हैं डॉक्टर विकास के पास। नमस्कार, हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम के इस अंक में हमारा आज का विषय है स्नेक बाइट यानी कि सर्पदंश। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में करीब करीब विभिन्न प्रकार की 3,000 सांपों की प्रजातियां होती हैं और इसमें से सिर्फ 725 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि विषैली होती हैं और इन 725 विषैली प्रजाति के सांपों में भी सिर्फ 250 प्रजाति के सांप ऐसे हैं जिनका एक बार काटने से व्यक्ति की मौत हो सकती है। यानी कि ज्यादातर जो विषैले सांप हैं वो अगर काटते हैं तो इतना ज्यादा जहर शरीर के अंदर नहीं डाल पाते जिससे कि एक ही बार काटने से आदमी की मौत हो जाए। जहां तक भारत देश की बात है तो करीब करीब 275 प्रजातियों की सांप हमारे यहाँ पाए जाते हैं और इसमें से सिर्फ लगभग 25% सांप ही हैं जो विषैले हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो प्रति वर्ष भारतवर्ष में 2.5 लाख स्नेक बाइट के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं जिसमें से 50 से 60,000 लोगों की मौत हो जाती है। अब ये जो आंकड़े हैं इस आलोक में ये और भी गंभीर हो जाते हैं कि भारतवर्ष ऐसा देश नहीं है जहां पे सांपों की संख्या प्राकृतिक तौर पे बहुत ज्यादा है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां सांपों की संख्या हमारे देश से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी सांप जो काटने की जो समस्या है, स्नेक बाइट की जो प्रॉब्लम है, वो भारत देश में सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। इसलिए स्नेक बाइट का मैनेजमेंट क्या है और कैसे हम इससे बचेंगे, इसके बारे में जानना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। तो सबसे पहले मैं भारतवर्ष के जो विषैले सांप हैं उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर देना चाहता हूँ। हमारे देश में लगभग 4 तरह की प्रजातियां हैं जो कि विषैली होती हैं, जिसमें कोबरा, कॉमन क्रैत, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर, ये 4 तरह के जो स्नेक हैं ये जो मुख्यतः पाए जाते हैं। और जो एंटी स्नेक वेनम होता है वो भी इन 4 तरह के सांपों के काटने पर ही असर करता है और उनका इलाज करता है। तो सांपों के बारे में एक चीज है कि जैसे स्नेक बाइट के बारे में कि सबसे पहले अगर स्नेक बाइट हो जाए तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो विक्टिम है या जो जिसको सांप काटा है
उसको हमको रीअश्योर करना है, उसको ढांढस बंधाना है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ज़्यादातर सांप जो है वो विषैले नहीं होते हैं। तो इनफैक्ट जो मोर देन 50% ऑफ स्नेक बाइट होता है वो एक तरह से नॉन पॉइजनस स्नेक का होता है या ड्राई बाइट होता है। तो पेशेंट को रीअश्योर करना बहुत जरूरी है, उसको ढांढस बंधाना है। और अगर ढांढस हम नहीं बंधाते हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है और बहुत उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसके शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। तो अगर किसी इस स्थिति में अगर किसी विषैले सांप ने काटा है तो शरीर में उसका विष जो है वो पूरे शरीर में तेजी से फैलेगा। तो इसीलिए मरीज को शांत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमको ये देखना है कि प्राथमिक उपचार क्या करना है। तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार का जो सबसे बड़ा आलम है वो ये है कि पेशेंट को हम जल्दी से जल्दी किसी नज़दीक के अस्पताल में ले जाएं। अब अस्पताल में ले जाने के पहले हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पे सांप ने काटा है पहले हम उस एरिया का एग्जामिनेशन करें। और जब सांप काटता है तो जनरली जो सांप के जो बाइट मार्क यानी कि उसके कांटे के निशान होते हैं, यानी कि दो फैंग यानी कि दो बिंदी के आकार के लाल लाल छेद जैसा शरीर पे दिखेगा और वो लगभग आधा सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो इससे हमको पता लग जाएगा कि हाँ व्यक्ति को सांप ने काटा है, क्योंकि जो सांप का बाइट है उसका अपीयरेंस, उसके फैंग मार्क का अपीयरेंस इसी तरह का दिखता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जहां पे भी सांप ने काटा है उस पार्ट को, जनरली वो पैर होता है, तो उस पार्ट को हमको इमोबिलाइज करना है, यानी कि उसको जड़ कर देना है। तो आप उसको इमोबिलाइज कैसे करेंगे? इमोबिलाइज करने के लिए कोई स्प्लिंट, अगर आपके पास स्प्लिंट नहीं है तो लकड़ी की जो बेतें होती हैं, 4-5 लकड़ी की बेत लेके और उसको पूरे पैर के पीछे लगा के हम कोई पट्टी बांध सकते हैं या क्रेप बैंडेज भी बांध सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि एक ट्रेडिशनल जो विजडम पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि जहाँ पे सांप काटता है, लोग ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे सांप काटता है उससे ऊपर हम एक टूर्निके या एक मोटी रस्सी जोर से बांध दें या एक मजबूत पट्टी बांध दें जो कि बहुत कस के बांधी गई हो। और उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जो ब्लड, सांप का जहर ब्लड में मिल गया है वो इस कंप्रेशन बैंडेज की वजह से पूरे शरीर में नहीं फैलेगा। तो यहाँ मैं बिल्कुल ही स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि टूर्निकेट या कंप्रेशन बैंडेज ये बिल्कुल नहीं बांधना है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है जिसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब भी सांप काटे तो उससे थोड़ा सा ऊपर कोई टूर्निके या रस्सी या कोई कंप्रेशन बैंडेज यानी कि कोई भी बैंडेज जो कि बहुत कस के बांधा गया है वो नहीं बांधना है। इसके नुकसान ज़्यादा हैं। अब क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं? एक नुकसान तो ये है कि जहाँ पे आपने वो बांधा है तो ब्लड जो है वो शरीर के ऊपर नहीं जा पाएगा, तो ब्लड नीचे की तरफ ही रहेगा। जहाँ पे आप जहाँ से पट्टी बांधी है उसके नीचे ही ब्लड रुक जाएगा, तो पैर में स्वेलिंग हो जाएगी और ये इलाज के समय एक कंफ्यूजिंग तथ्य हो सकता है। इसके अलावा जब उस पट्टी को खोला जाएगा तो अचानक से ब्लड का फ्लो जो है एक गश की तरह शरीर में जाएगा। तो अगर किसी विषैले सांप ने काटा है तो वो जैसे ही आपने पट्टी खोली एक बहुत ही टोरेंशियल फॉर्म में, एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो विष है वो शरीर के अंदर फैलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट बीमारी है ट्रीट करने के लिए, वो पेशेंट को हो सकता है। इसीलिए कंप्रेशन बैंडेज या टूर्निकेट ना बांधें। फिर तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आपको इमोबिलाइज करना है, यानी कि जहां जिस पैर में भी काटा है या हाथ में काटा है तो उस पैर वहां पे एक स्प्लिंट लगा दीजिए और स्प्लिंट लगा के एक पट्टी बांध दीजिए। और वो पट्टी बिल्कुल हल्के बांधना है, बहुत जोर से नहीं बांधना है। और कैसे पता लगेगा कि पट्टी का जो दबाव है वो ठीक है? तो हमारी जो ये कानी उंगली है उस पट्टी में आसानी से घुस जानी चाहिए। अगर इतना घुस रहा है तो वो आपने पट्टी सही तरीके से बांधी है। बहुत जोर से, बहुत कस के उस पट्टी को नहीं बांधना है। उसके बाद पेशेंट को इमोबिलाइज करके हॉस्पिटल लेके हमको जाना है। तो जो ये तो एक प्राइमरी एड की बात हो। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे उसको बहुत विगोरसली, बहुत ज़्यादा उसको वॉश करने का या धोने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे अगेन जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा और शरीर में विष का प्रवाह ज़्यादा होगा। तो उसको ज़्यादा धोने का और वॉश करने का ज़रूरत नहीं है।
इसी तरह से ट्रेडिशनल विजडम में कई लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे लोग चाकू से थोड़ा छोटा सा काट देते हैं और कहते हैं कि इससे विष निकल जाएगा, या कई लोग वहाँ पे जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ से मुंह से उसको चूसने का प्रयास करते हैं। तो ये बिल्कुल ही वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित चीज़ें नहीं है, इसको नहीं करना है। और मैं फिर इसको रिपीट करता हूं कि जहां पे सांप ने काटा है वहां पे किसी चाकू से कुछ काट के वहां से विष निकालने का या मुंह से चूस के विष को निकालने का जो विजडम है उसको नहीं अपनाना है, उसको नहीं करना है, ये घातक हो सकता है। और इसी क्रम में एक बात और बताना चाहूंगा कि जब सांप ने काट लिया तो सांप को मारने का प्रयास नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि सांप के मारने के प्रयास में वो सांप किसी और आदमी को दोबारा काट ले। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि विक्टिम को, जो सांप काटा है मरीज को, हम हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी ले आए। अब जो सांपों का जहर होता है उसके लक्षण क्या है, जहरीले सांप ने काटा है उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो कुछ लक्षणों का मैं जिक्र कर देता हूं। उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सांपों के जहर में किस तरह का विष होता है। तो मुख्यतः भारतीय विषैले जो सांप होते हैं उनमें दो तरह का जहर होता है। एक जहर जिसको बोलते हैं हिमैटोटॉक्सिक, यानी कि वो शरीर के रक्त के लिए जहरीला होता है, और दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिक, यानी कि शरीर के का जो तंत्रिका तंत्र है उस पर ये अटैक करता है और तंत्रिका तंत्र को ये निष्क्रिय कर देता है। तो ये दो तरह के हमारे पास मुख्यतः विष होते हैं हमारे भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में। अब जहरीले सांप से काटा है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहला है लोकल एग्जामिनेशन। जहां पे सांप ने काटा है या तो वहां पे कुछ फोड़ा बन जाएगा, या तो वहां से कुछ ब्लीडिंग हो सकती है जो कि रुकेगी नहीं, ब्लीडिंग लगातार चलती रहेगी, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा सूजन हो जाएगा, और एक्सट्रीम केसेस में वहां पे वो जहां पे काटा है वहां पे निक्रोसिस, यानी कि जिस पार्ट को काटा है वो काला पड़ सकता है। तो ये तो लोकल साइन हुए जिसमें कि स्वेलिंग हो गया, उस पार्ट का गर्म हो जाना हुआ, या फिर उस चमड़ी को काला हो जाना हुआ। उसके बाद दूसरा है न्यूरोटॉक्सिक, जो कि शरीर के तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। तो अगर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होगा सांप का तो उसमें कुछ कुछ सिम्टम आएंगे, जैसे कि जो आंख की पुतली है वो भारी हो जाएगी, टोसिस जिसको कहते हैं, कि व्यक्ति अपने आंख को उठा नहीं पाएगा, उसकी जो पुतलियां, ये जो आंख की जो आईलिड्स है वो लटक जाएंगी आंख के ऊपर, आंख आधा सा बंद होने लगेगा। उसके अलावा स्पीच में स्लरिंग हो जाएगी, और डिप्लोपिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसमें एक ही चीज आदमी को दो दो दिखाई देगा, जिसको डिप्लोपिया बोलते हैं। ये वाले सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे गंभीर सिम्टम होता है वो होता है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, यानी कि जो आदमी के सांस लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो सांस लेने की क्षमता कम हो रही है कि नहीं, ये हम कैसे पता लगाएंगे। ये जानने का एक बहुत ही छोटा तरीका है। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को 1 मिनट में वो एक सांस के अंदर 1 से 30 तक गिन सकता है जनरली। तो आप उस व्यक्ति को बोलिए कि वो बिना सांस तोड़े, यानी कि बिना सांस रोके गिनती करे। आप अगर नॉर्मल आदमी है तो वो 1 से 30 तक एक ही सांस में बोल सकता है। तो अगर वो 1 से 30 तक नहीं बोल पा रहा है, यानी कि उसको रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है, उसके रेस्पिरेटरी मसल पे स्ट्रेस हो रहा है, तो ये जो 1 से 30 तक या जितने नंबर तक वो बोल सकता है, ऐसा जो है वो हर 15-15 मिनट पे उसको दोहराने के लिए बोलिए। तो फर्ज कीजिए कि अगर जब सांप ने काटा वो उसके 5 मिनट बाद 1 से 30 तक 1 मिनट के अंदर गिन ले रहा है, अगर उसके 15 मिनट बाद वो 1 से 30 के बजाय 1 से 25 या 1 से 20 तक ही गिन रहा है, तो कहने का मतलब है कि उसके रेस्पिरेटरी मसल्स अब वीक हो रहे हैं और वो थोड़े देर में और ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो ये जो ब्रेथ काउंटिंग है, एक ही सांस में व्यक्ति को कितना गिन पाता है, ये जो हर 15-15 मिनट पे इसको रिपीट करते रहें, और उसके काउंटिंग की संख्या अगर कम होती जा रही है तो उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप पेशेंट को एन रूट हैं, हॉस्पिटल के ले जाने के रास्ते में ही हैं, तो पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देना की ज़रूरत हो सकती है। और ये ज़रूरत कैसे होगी, उसका ये कब करना है, इसका टेस्ट मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमको ध्यान में रखनी है। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो मरीज को सही समय पे हम हॉस्पिटल पहुंचा पाएंगे। एक बार जब मरीज हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसकी जांच होती है, उसके क्लिनिकल असेसमेंट किए जाते हैं, और क्लिनिकल असेसमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट 20 मिनट्स का, जिसमें से पेशेंट का ब्लड निकाला जाता है और उसको रख दिया जाता है बिना हिलाए हुए।
20 मिनट के अंदर उसके अंदर थक्का जम जाना चाहिए। अगर थक्का नहीं जम रहा है तो ब्लड में सांप का जहर फैला हुआ है, और फिर उस केस में कुछ और जांच की जाती है और एंटी स्नेक वेनम को चढ़ाया जाता है। नॉर्मली 5 से 6 एंटी वेनम एक ही बार में नॉर्मल सलाइन में डाल के चढ़ाया जाता है, और फिर बाद में पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा रहता है उसके हिसाब से और आगे ब्लड एंटी स्नेक वेनम देने की ज़रूरत है कि नहीं वो तय किया जाता है। तो यहाँ पे मैं ये बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि स्नेक बाइट जो है एक पूरी तरह से एक ट्रीटेबल, ज़्यादातर 99% केसेस में हम कह सकते हैं कि एक ट्रीटेबल कंडीशन है अगर पेशेंट को सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और पैनिक ना किया जाए। क्योंकि घबराने से, पैनिक करने से, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आने से कि सांप ने काट लिया है अब तो मेरा मरना तय है, इस तरह का अगर सोच दिमाग में आ जाएगी तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो रीअश्योरेंस करके, लिम्ब को इमोबिलाइज करके हम अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो इसको हम रोक सकते हैं। तो इसकी वजह से ये छोटे छोटे मेजर्स अगर ले लें तो हमारा जो स्नेक बाइट की जो मोर्टालिटी है, जो कि पूरी दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा है भारतवर्ष में, वो हम इसको रोक सकते हैं। धन्यवाद।